जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो मॉडल पेपर हम लोग लेके आए हैं वो साइंस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वास्तविक प्रतिबिंब एक वास्तविक बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें जो गलत कथन है उस पे हम लोगों को देखना है। प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के मध्य बनता है। बिल्कुल, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है, तो ये तो सही है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, बिल्कुल ये भी सही है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, हाँ, यही गलत है। उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो कभी वास्तविक बनता ही नहीं है। इसलिए तीनों विकल्प तो सही है, लेकिन ये विकल्प गलत है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सतह पर अपनी ऑक्साइड की परत से संरक्षित रहती है? इसमें कौन सी धातु है? एयू नहीं, संरक्षित नहीं रहती। सिल्वर, ये भी संरक्षित नहीं रहती। एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड परत के साथ संरक्षित रहता है। आप जैसे Al2O3 इसको करेंगे तो ये अपनी एक ऑक्साइड का लेयर बनाएगा और वो परत के साथ संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है? विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य जो है उसके बारे में बताना है हम लोगों को। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये तो उद्देश्य है, इसलिए प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना, बिल्कुल, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनको सिद्ध करना भी विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य है। विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय का उपयोग करना, नहीं, ये उद्देश्य से विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नमूने का द्रव्यमान अधिकतम है? आपके पास O2 के 16 ग्राम, उसके बाद O2 के 0.8 मोल, फिर CO2 के 6.02 इंटू 10⁻23 अणु, और STP पर O2 के 20.4 लीटर। तो इसमें जो है O2 का हमें क्या करना है? नमूने का द्रव्यमान अधिकतम है। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले O2 को देखेंगे कि O2 के 16 ग्राम, ठीक है। O2 के 16 ग्राम का मतलब जो उनका परमाणु भार है उस परमाणु भार से हम लोगों ने लिया हुआ है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि ये जो अणु है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ये अधिकतम है, इससे अधिक नहीं हो सकता। किसी भी तत्व का जो अणु है 6.02 गुणित 10⁻23 से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी ही सही है। और यहां से अगर हम लोग करें तो अब इसका 16 ग्राम है, अगर 0.8 करूं तो अब आप समझिए एक O का परमाणु भार 16, तो O2 का कितना हो जाएगा? 32। तो अगर मोल से निकालें तो 0.8 गुणित 32, तो ये भी नहीं है। कुल मिला के आप जानिए कि किसी भी तत्व या परमाणु का जो अधिक से अधिक भार होता है, मतलब अधिकतम द्रव्यमान होता है, भार होता है, वह कितना होगा? 6.023 गुणित 10⁻23 अणु, या उससे अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अचल संधि है? अचल संधि के बारे में पूछ रहा है, आपको अचल संधि के बारे में बताना है। सिर व गर्दन के मध्य धुराग्र संधि, ये अचल संधि है? जी नहीं, ये अचल संधि नहीं है। कोहनी की कब्जा संधि, ये भी अचल संधि नहीं है। कपाल की अस्थियों के मध्य, हाँ, ये अचल संधि है। अचल संधि का मतलब हुआ जो ज्वाइंट हम लोग खोल नहीं सकते। तो अगर कपाल और अस्थियों के बीच का ज्वाइंट हम लोग खोलेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं ना? जो गर्दन के पास की नस होती है जहां से रक्त कहाँ जाता है, हड्डी, कपाल मतलब खोपड़ी में, तो वहां की जो संधि होती है, अस्थियों की संधि होती है, वो कभी भी
उसको खोला नहीं जा सकता, वो अचल है, चल भी नहीं सकती। नेक्स्ट, अब क्रिया 2H2O। अब देखिए एक रिएक्शन है 2H2O और ये H2O और OH अर्थात पानी और हाइड्रोक्साइड में जल है। अब इसमें कह रहा है एक दुर्बल और दूसरा क्षीणक्षार, एक दुर्बल क्षीण अम्ल, एक दुर्बल और एक दुर्बल क्षीण अम्ल और एक दुर्बल क्षीण क्षार, दोनों न तो अम्ल और न ही क्षार। मित्रों, ये जो अब क्रिया है, ये अब क्रिया देख के ही लग रहा है कि ये दुर्बल अम्ल भी है और दुर्बल क्षार भी है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब एक में प्लस और एक माइनस हो तो दोनों समझ जाइए कैसा व्यवहार करेगा, दुर्बल अम्ल भी और दुर्बल क्षार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा, पुराने जमाने के लोग कांसे का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे और कांसा जो है मिश्र है किसका? कॉपर का और टिन का। इसको हम लोग कहते हैं कॉपर और इसको कहते हैं टिन, और दोनों के मिश्रण से क्या बन जाता है? आपका कांसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। एक लेंस है और उसको अगर हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयोग करेंगे तो जो है व्यक्ति को दिखाई देगा, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, ये दिखाई ही नहीं दे सकता। सरल सूक्ष्मदर्शी से हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा एवं आभासी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु भी कहते हैं, और लाल रक्त कणिका। इसमें जो प्लेटलेट्स है, बिंबाणु, ये जो है प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाती है और रक्त का थक्का जमाने के कारण इनमें जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन के होता है। ठीक, तो इनमें जो विटामिन के सहायक होता है वह लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जो लिम्फोसाइट है आपका और मोनोसाइट, इन दोनों को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल, ये दोनों क्या है? एक तरीके से श्वेत रक्त हैं। और प्लेटलेट्स जो है विटामिन के साथ क्या बना रही है? रक्त का थक्का। तो चूंकि जो लाल रक्त कणिका है ये हमेशा किसके साथ? हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है? हमेशा हीमोग्लोबिन युक्त है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? आपका सही होगा बिंबाणु। समझिए, इसमें कह रहा है कि रक्त स्कंदन में सहायक कौन है? रक्त स्कंदन में कौन सहायक है? प्लेटलेट्स। क्यों सहायक है? क्योंकि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन के सहायक है उनके साथ कार्य करती हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं। लाल रक्त कणिका हमेशा हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं, इसलिए ये हमेशा किसका संवहन करती हैं? ऑक्सीजन का। और जो ऑक्सीजन का संवहन कर रहा है वो रक्त स्कंदन में सहायक होगा ही नहीं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण, प्रथम चरण आपको बताना है। जो वैज्ञानिक व्यक्ति होगा उसका जो प्रथम चरण है वो क्या होगा? परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना तो प्रथम चरण है ही नहीं। अवलोकन करना, बिल्कुल सबसे पहले वैज्ञानिक क्या करता है? अवलोकन करता है। जब अवलोकन कर लेगा तब एक अनुमान लगाएगा कि इस परिकल्पना करेगा, फिर प्रयोग परिणाम का प्रयोग करेगा और फिर प्रयोग के परिणाम का अनुमान लगाएगा। ये उसके दिमाग में चलता है। सबसे पहले अवलोकन,
फिर परिकल्पना का निर्माण, फिर प्रयोग और फिर कि इस परिणाम का अनुमान लगाएगा कि इस परिणाम का क्या फायदा क्या हानि। तो ये चीज वैज्ञानिक विधि में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग आप एक्वेरियम विकसित करने के लिए करेंगे? बताइए। खोज विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि। सबसे अच्छी होती है किसके लिए? एक्वेरियम के लिए आपकी प्रयोजना विधि। जो प्रयोजना विधि है वो प्रयोजना विधि सबसे अधिक कारगर साबित होती है बच्चों को सिखाने में। ठीक है, बच्चे बहुत आसानी से प्रयोजना विधि द्वारा सीखते हैं, इसलिए एक्वेरियम विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? प्रयोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? असत्य कथन पहचानिए। मेढक फेफड़ों तथा त्वचा दोनों से श्वसन कर सकता है। जो मेढक है वो फेफड़े से भी श्वसन करता है और त्वचा से, इसलिए सत्य है। पित्तरस का श्रवण यकृत द्वारा होता है। जो पित्तरस है उसका श्रवण कहां से होता है? यकृत से होता है, इसलिए यह भी सत्य है। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये भी सत्य कथन है। माइक्रोस्पोरम एक रोगकारक जीवाणु है। यही गलत है। जो माइक्रोस्पोरम है वो एक रोगकारक जीवाणु न होके क्या है? कवक है। ठीक, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है? इकाई योजना के लिए उपयुक्त है शरीर के संस्थानों का अर्थ एवं अवधारणा। इकाई योजना से अर्थ एवं अवधारणा से कोई मतलब नहीं, ये गलत है। रक्त परिभ्रमण संस्थान, इससे इकाई योजना का कोई। मानव शरीर के विभिन्न संस्थान, बिल्कुल ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर इकाई योजना के बारे में देखें तो मानव शरीर का जो विभिन्न संस्थान है ये सबसे ज्यादा उपयोग है इसका। भाई आपके पास हृदय का हर एक चीज का संस्थान है, आप जाओगे वहां उसके बारे में अध्ययन करोगे, जानोगे, सीखोगे, तो ये चीज होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से ध्वनि का कौन सा अभिलाक्षणिक कंपनों के आयाम पर निर्भर करता है? चाल आयाम पर निर्भर होती है? नहीं। तारत्व भी नहीं। प्रबलता, जो प्रबलता है, प्रबलता उसके जो कंपन होते हैं उसके आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये आयाम पर निर्भर रहती है। और जो ध्वनि के तारत्व और चाल तारत्व की जो गुणता है ये आवृत्ति पे होती है, और चाल की जो तीव्रता है वो किस पे होती है? तरंग दैर्ध्य पर। ठीक, तारत्व किस पर? आवृत्ति पर। प्रबलता आयाम पर। नेक्स्ट कह रहा है तारत्व। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विरंजक, विरंजक का मतलब होता है रंग को उड़ाने के लिए। किसके लिए? रंग को उड़ाने के लिए। और विरंजक के लिए सबसे अच्छा क्या है? SO2, ये भी विरंजक के लिए अच्छा है। H2S, ये भी विरंजक है। Cl2, तीनों, अर्थात ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्योंकि SO2, H2S और Cl2 ये तीनों जो है विरंजक के लिए सबसे अच्छा कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शिक्षण विधि का आविष्कार किलपैट्रिक द्वारा किया गया है? जो किलपैट्रिक हैं उन्होंने प्रयोजना विधि का आविष्कार किया है। किसका? प्रयोजना विधि का। ठीक, नेक्स्ट, सिल्कायम, सिल्कामय कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। जो सिल्कामय कोशिका भित्ति है वो कहाँ पाई जाती है? डायटम में। कहाँ पर? डायटम में। कोशिका भित्ति सिल्का युक्त होती है ना, मैंने बताया था जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे, उसी समय बताए थे आपसे। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? बताइए, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है और बहुत ही सरल है। एंटोनी वान तथा ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम इसके बारे में, किसके, जीवाणुओं के बारे में खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक है, ये किसके बारे में खोज किया? सेल के बारे में। लेकिन इन्होंने जो खोज किया सेल को, वो कैसी थी? मृत कोश का थी। नेक्स्ट, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट, जो ईस्ट है इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन विखंडन दोनों के द्वारा होता है। मुकुलन व विखंडन दोनों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? कार्बन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है। जो कार्बन की उच्चतम मात्रा है वो किसमें पाई जाती है? स्नेहक में। किसमें? स्नेहक में। इसलिए कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विज्ञान अधिगम समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। अगर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान से कभी भी समृद्ध नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, बिल्कुल सही है, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही सही है, क्योंकि अगर आप जो दुनिया के उदाहरण लाएंगे कक्षा में और बच्चे के सामने रखेंगे, बच्चा क्या करेगा? बच्चा खुद और अपने मित्र से पूछेगा, फिर धीरे धीरे उसे रिलेट करेगा। अगर सही दिशा में सोच रहा है तो शिक्षक होने के नाते आपको वाहवाही करनी चाहिए। अगर नहीं सोच रहा है तो उसका जो मार्ग है, सही मार्ग, उसको बताना जरूरी हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में एक विकिरण गुण नहीं है। विकिरण गुण, यह प्रकाश के वेग से गति करता है, यह विकिरण गुण है। यह जो है यह नहीं है, यह प्रकाश के वेग से, विकिरण प्रकाश के वेग से गति नहीं करता है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, बिल्कुल, अगर आप विकिरण का विकिरण के गुण में माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, नहीं होती है। अगर आप समझिए, देखिए मैं आपको बताऊं, ये आप सोचिए कि ये लाइट आ रही है और अगर लाइट सन का जो रोशनी है यहाँ पृथ्वी पर आ रही है, इसमें माध्यम की क्या जरूरत है? जहां भी जाएंगे हर जगह जो है रोशनी होगी। जब रोशनी होगी तो वो फैलती है, तो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि विकिरण जो है निर्वात में भी चल सकता है, इसमें कोई है ही नहीं। विकिरण जो है एक प्रकार का तरंग है, तो तरंग तो किसी भी रूप में चल सकता है। क्वांटम तरंगे हैं ना, इस जो विकिरण है आपका क्वांटम तरंगे हैं, तो ये तो आपका किसी भी रूप में चल सकता है। इसलिए माध्यम की आवश्यकता विकिरण में नहीं होती। इसकी आवृत्ति विद्युत चुंबकीय है, बिल्कुल ये भी सही है। यह क्वांटम प्रवृत्ति के होते हैं, यह भी सही है। अर्थात कौन सा गलत है? आपका संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी। उत्तरी ध्रुव पर जब भार समान होगा, अर्थात W बराबर क्या होगा? mg होगा, उस समय जो आपके पदार्थ होंगे वो कहाँ होंगे? उत्तरी ध्रुव पर न्यूनतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, चंद्रमा पर न्यूनतम और उपयुक्त सभी स्थानों पर समान। जब भार समान होगा तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि उस समय हर एक जगह, चाहे वो ध्रुव पर, क्योंकि हर जगह ध्रुवों पर तो जी का मान सबसे अधिक है, ध्रुवों पर जी का मान कितना है? सबसे अधिक है। तो और सभी स्थानों पर समान है, तो जब यम समान है तो जी का मान कांस्टेंट है, इसलिए कौन सा है? सभी स्थानों पर पदार्थ की मात्रा क्या होगी? समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? कौन सा विटामिन है? सबको पता है कौन सा विटामिन है? विटामिन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीज अंकुरण की अवधारणा। जो बीज अंकुरण की अवधारणा को इस प्रकार सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए,
कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना। अंकुरण प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों को बोर्ड पर चित्र द्वारा दिखाना। अंकुरित बीजों के चित्र दिखाना। विद्यार्थियों को बीज बोने, डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उसका चित्र बनाने हेतु कहना। बिल्कुल, अगर हम लोग देखें बीज अंकुरण की अवधारणा को अगर हम लोगों को सही से समझाना हो एक बच्चे को, तो सबसे पहले उसे क्या कहेंगे, आप बीज को बोइए, फिर अंकुरण होगा, जब अंकुरित होगा तो उसके प्रत्येक चरणों का अवलोकन करने को कहेंगे। जब बच्चा अपने सामने बीज बोएगा और उसकी वृद्धि को देखेगा, उसको अवलोकित करेगा, तो उसका चित्र जब देखेगा तो बच्चे के अंदर जो समझ होगी वो सबसे बेहतरीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है विद्यालय प्रांगण से बाहर शिक्षण करना। ये कोई भ्रमण का अर्थ नहीं है। शिक्षा का भ्रमण द्वारा शिक्षा का मनोरंजन के लिए छात्रों को बाहर ले जाना, बिल्कुल ये भी गलत है। प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर आप भ्रमण कर रहे हैं तो भ्रमण का जो उद्देश्य होता है शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देख देख कर अनुभव करे। नेक्स्ट आपका है ऊष्मीय ऊर्जा का जो चालन है होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का चालन सबसे केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, केवल गैसों में जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका चालन तीनों जगह होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। नेक्स्ट आपका है गलत को पहचानिए। जो निद्रा रोग है, निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा से अमीबा जो है ये सही है। अमीबी पेचिस, जो अमीबी पेचिस है ये एंटी अमीबा से ये भी सही है। छोटी माता चिकन पॉक्स ये जीवाणु है, नहीं ये जीवाणु से नहीं है। जो चिकन पॉक्स है ये संक्रमण से होता है। किससे होता है? संक्रमण जीवाणु से, संक्रमण। और जो संक्रमण होगा वो क्या होगा? विषाणु। तो ये किससे नहीं है? जीवाणु से नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका जो छोटी माता है चिकन पॉक्स है ये जीवाणु से न होकर किससे होता है? संक्रमण से फैलता है, संक्रमण विषाणु से, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट आपका कह रहा है लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? जो आपका लेंस है उसकी क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। नेक्स्ट आपका क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट आपका, अच्छा ये प्रश्न आपके लिए है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसको आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों आज ये साइंस, जनरल साइंस के प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको पूरा देखिए, समझिए, जहां न समझ पाइए उनका आप कमेंट करिए, उनको हम लोग अच्छे से उसको देखेंगे, समझेंगे, आपको बताएंगे। तो मित्रों आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।